Hello, students, and welcome to your first class of verbal ability, orientation class for IPMAT 2026. I hope you are doing very well and fabulous and great in your IPMAT 2026 journey. Okay, so we are here in this video gonna start a blueprint of IPMAT 2026 for verbal ability. Then in this video, we are going to cover those topics which are very important and how to deal with this within 200 days within this course. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्लास लाइव हो चुकी है और क्लास आ चुकी है। अगर आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है लेट मी नो। ऑडियो वीडियो अब क्लियर है आपको? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आई वेलकम यू टू द क्लास ऑफ IPMAT 2026 where we gonna start a verbal ability orientation class where will be know the blueprint of verbal ability. If you are getting my voice and audio and video, then let me know. If it is all okay, then we'll go ahead. Okay, let me know it. If you can comment, please let me know by the comment. Okay, so am I audible? If anyone is there, he or she can tell that I am audible to you and I'm getting the voice, then we'll start, ahead. Okay. Everything is okay or not, let me know about it. Chali. As we all know that today's class is the orientation class, and today's class will give you actually the path where we have to, stand on for the 200 days, and we can say that IPMAT 2026, right? So IPMAT 2026. बात करते हैं IPMAT 2026 की और क्या रहने वाला है इसका ब्लूप्रिंट और क्या रहने वाली है इसकी वर्बल एबिलिटी। इस पर पूरा विस्तार से डिस्कशन होगा एंड यू विल कम टू नो कि किस तरह से हम वर्बल एबिलिटी को आपके लिए गाइडेंस देंगे और किस तरह से वर्बल एबिलिटी की अप्रोच आपको बढ़ानी है, जिससे कि आपका IPMAT 2026 बैच जो है वो उसमें हर एक बच्चे का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, कट ऑफ कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है तो आप हर कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो बहुत बार मैनेजमेंट फेल हो जाता है, राइट? तो मैनेज भी चीजों को करना है और आपको अपने सब्जेक्ट पर एक कमांड, एक ग्रास्प, एक ग्रिप भी आपको होल्ड करनी है। तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट रहेगा, वो कौन से टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे, वो कौन सी चीजें हैं जिस पर चलकर हमें ये लगता है कि हाँ हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो लेट मी नो दिस। आगे बढ़ते हैं। वर्बल एबिलिटी ओरिएंटेशन क्लास, एज वी ऑल नो दैट कि यहां पर आज सिर्फ जो डिस्कशन होने वाला है वो सिर्फ इस बात को लेकर होगा कि हम किस तरह से इन 200 दिन के अंदर अपनी वर्बल एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, किस तरह से हमारा कोर्स चलेगा और हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे और IPMAT के लिए हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या कौन से क्वेश्चंस की वेटेज सबसे ज्यादा हो जाती है, कौन से क्वेश्चंस को हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं, और ये सारे का सारा डिस्कशन जो है वो इस क्लास में होगा और इसी डिस्कशन से बात पता लगेगी कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इट, देन वी विल abide by the all rules or abide by the all path that we have decided. Okay, so if anyone is there, please let me know about it so that I can have a conversation with you too, so that the class should not be a monologue, rather it should be a dialogue, so that I can I can feel that you are here and you are actually conversing with me, so that we can have
1-to-1 कॉन्वर्जेशन एंड ओरिएंटेशन कुड बी वेरी वेल डन। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये। चलिए ओके, व्हाट इज द एजेंडा, यानी सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। यानी आईपी मैट 2026 के लिए जो वर्बल एबिलिटी है, ये जो वर्बल एबिलिटी का आपका कोर्स है, इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है। इन 200 दिन के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को ब्रॉडली कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक को आपको नैरोली कवर करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेज रीडिंग अप्रोचेस। देखिए पैसेज जो है ये इतना इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आईपी मैट की। अगर हम बात करें तो मैं ये लगता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी एग्जाम हो, आईपी मैट के अंदर पैसेजेस का मतलब यह है कि किसी एग्जाम में वो 40% की वेटेज रख रहा है, किसी एग्जाम में वो 25 की वेटेज रख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसकी जो रेंज होती है वो 25% से लेकर आपकी मैक्सिमम 40% तक जाती है, एज यू नो दैट। तो ये जो पैसेज रीडिंग अप्रोचेस हैं, इसे आपको समझना होगा कि कौन कौन से पैसेजेस हैं और पैसेजेस को हमें कैसे पढ़ना है, वो क्या तरीके हैं जिससे पैसेज पढ़कर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमें पहले पैसेजेस सिखाए गए थे क्या उनको पढ़ने से हमारे पैसेजेस के आंसर्स आ रहे हैं, या कोई ऐसी अप्रोच जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एज लाते हैं और जो एक्चुअली जो हमारे कंपटीशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो और भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं। सो व्हाट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग अहेड एंड यू आर नॉट। सो वो सारी अप्रोचेस आपको बताई जाएंगी, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर जब बच्चा पैसेजेस को पढ़ता है तो वो बहुत ही प्रिलिमिनरी बेसिस पर चीजों को सीखता है। एंड इवन कई बार तो ऐसा होता है कि पैसेजेस जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करता है, यानी क्वेश्चंस को पढ़ेगा और फिर उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेगा पैसेज के अंदर। बट ये अप्रोच बहुत ही प्राइमरी मतलब प्रिलिमिनरी बेसिस पर की जाती है, यानी बहुत छोटे बच्चों के लिए और बहुत ही मतलब एवरेज काइंड ऑफ पर्सन भी इस काम को कर सकता है अगर क्वेश्चंस ढूंढने वाली बात होगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईपी मैट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आईएम्स, लाइक आप 3 साल बाद उन बच्चों के साथ बैठोगे जो खुद एमबीए यानी कैट का एग्जाम देकर आए होंगे। एंड अगर आपको कैट के एग्जाम के बारे में नहीं पता होगा तो आप एक बार पता करना वहां पर कि क्या लेवल होता है पैसेजेस का। आईपी मैट के अंदर तो फिर भी उसका एक मिनिएचर होता है, फिर भी वो उससे थोड़ा कम लेवल पर आता है। बट व्हेन इट कम्स टू कैट तो वो बहुत ऊंचे लेवल पर आपसे पैसेजेस पूछते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बेटा तो उसी का है ना, तो उसके कुछ गुण तो आएंगे ही। तो कुछ पैसेजेस आपको ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, कुछ पैसेजेस ऐसे आएंगे आपको पता होगा इसका आंसर कैसे लगाएं। कुछ क्वेश्चंस के जो मतलब ऑप्शंस होंगे वो इतने क्लोज होंगे कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, राइट। तो चलिए तो पैसेज रीडिंग अप्रोचेस क्या होंगी, कि क्या हमें स्किमिंग करना है, ठीक है, क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि हाँ भाई स्किमिंग करेंगे, यानी ऊपर ऊपर से पढ़कर मेन आइडिया समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या हम उसका आर्ग्यूमेंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से पैसेज, देखिए आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए किसी भी पैसेज के अंदर कोई ऑथर होता है जो पैसेज लिखता है, ठीक है, कोई भी ऑथर होगा वो आपका क्या करेगा, पैसेज लिखेगा। पैसेज का ऑथर का कोई एजेंडा होगा, बिना एजेंडा के कभी भी कोई ऑथर कोई पैसेज या कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता। तो उसका कुछ पर्पस होगा जो वो अपने रीडर को बताना चाहता होगा, जो अपने रीडर को कन्वे करना चाहता होगा, कोई मैसेज होगा जो वो आर्टिकल के थ्रू अपने रीडर को पहुंचाना चाहता है। द थिंग इज दैट कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डिक्टो एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग हैपेंस, जब वो आप ट्रांसलेट करते हो तो ऐसा होता है कि आप उन शब्दों में खो जाते हो, और उन शब्दों में खो जाने की वजह से आप ओवरऑल आइडिया ग्रैब करने में असमर्थ हो जाते हो। सो व्हाट हैपेंस when the whole idea is actually skipped from your mind, and general questions like main idea, like you can talk about weaken the argument and strengthen the argument, what is the central idea of the passage,
सो ये क्वेश्चंस जो है वो कभी भी स्पेसिफिक चीजें पढ़कर, यानी पैराग्राफ की कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़कर आप इसका आंसर नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट मींस कि ऑथर अपने बात क्या कहना चाहता है, वो अपने रीडर को क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है, यानी आर्ग्यूमेंट की क्लैरिटी नहीं है, तो आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते। या कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको आप सॉल्व कर लेंगे, यानी मान लीजिए अगर आपके 5 या 6 क्वेश्चंस किसी पैसेज में से पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है 2 क्वेश्चंस ऐसे हों जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो और वो एक्चुअली डायरेक्ट पैसेज में से पूछे जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि 6 में से या 5 में से 2 क्वेश्चन सही करने से आपका आईपीमेट क्लियर हो जाएगा? I think that is the wrong explanation and that is the wrong approach for any aspirant for IPMAT 2026. Actually, he has to he has to ascertain this that मैं पैसेज के अंदर फुल मार्क्स, और मेरा भी आपसे यही वादा है कि at the end of this course IPMAT 2026 कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं कि आपके जो पैसेजेस आए उसमें आप कितना स्कोर करें, 100%। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि अगर आपने प्रॉपरली ये क्लासेस ली और आप आगे बढ़े और जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया आपको और आपने उसको फॉलो किया, देन दिस इज माय प्रॉमिस to you that you will get 100% answers of passages, because passage एक ऐसी चीज है, अगर आप उसका एक वो पॉइंट पहचान जाए और वो चीज समझ जाए जो एक्चुअली ऑथर आपको बताना चाहता है, तो मैं ये मानता हूं कि 6 के 6 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। वोकैबुलरी से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप ठीक कर लोगे। हो सकता है कुछ वोकैबुलरी आपको ना आती हो, ये बहुत मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल, मतलब बहुत पॉसिबल बात है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी की वोकैबुलरी याद कर लें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको वो टेक्निक भी सिखाऊंगा पैसेज के अंदर कि अगर आपकी वोकैबुलरी आपको याद नहीं है या आपको वोकैबुलरी ये बिल्कुल पहली बार आपके सामने आई है, तो कंटेक्चुअलाइजेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर सही किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें भी ठीक की जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल इस बात को मत लेना कि क्या सर हम सारी वोकैबुलरी को कंटेक्चुअलाइज करके ठीक कर सकते हैं। आंसर इज नो, क्योंकि आपको वोकैबुलरी भी पढ़ाई जाएगी और उस वोकैबुलरी के अंदर आपको बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल बताया जाएगा और उसका यूजेज भी कराया जाएगा, जिससे कि आपकी एक वोकैबुलरी, एक बेसिक वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी और फिर एडवांस वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जिसमें आपको अच्छे से पता है कि अभी मैं सुबह शशि थरूर का एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक चैनल करके द इंग्लिश नट करके, तो आप वहां पे उसे देखिए। तो वहां पे शशि थरूर इज नोन फॉर इंग्लिश इन इंडिया, यू नो व्हेन ही स्पीक्स द एवरीवन स्टार्ट्स मगिंग अप राइट द डिक्शनरीज। सो वो जब इंटरव्यू दे रहा था और कुछ वोकैबुलरी उससे पूछी गई, देन ही सेज आई डोंट नो अबाउट इट। तो जब वो कह सकता है कि आई डोंट नो अबाउट इट, सो हमारी तो बिसाती क्या है। तो हम इस बात को मानकर चलेंगे कि 100% वोकैबुलरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ बेसिक और एडवांस वोकैबुलरी पर हम जरूर अपना कब्जा करेंगे। कि ये तो हो सकता है अगर 5 वोकैबुलरी आपके एग्जाम में है तो 5 में से हमें 3 पता होनी चाहिए, 2 हम कंटेक्चुअलाइज करेंगे, 5 में से 4 हमें पता है, 1 को हम कंटेक्चुअलाइज कर लेंगे। इस तरह से हम 100% स्कोर हर पैसेज के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी पैसेज से रिलेटेड होंगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो पैसेज जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है आपका आईपीमैट 2026 के लिए। जिसने पैसेज को स्किप कर दिया या जिसने पैसेज को समझने की कोशिश नहीं की, मैं ये मानता हूं कि उसका वो आईपीमैट कभी कर नहीं सकता। ये बिल्कुल बात सच है, वो नहीं कर सकता आईपीमैट। तो आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ रही हो, आई गेस, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ऑल राइट। तो आज बात करेंगे फिर दोबारा से एक दूसरा टॉपिक की, अगर हम बात करें, दैट इज पैराजंबल्स। ओके, पैराजंबल्स इज द सेकंड हाईएस्ट सिक्योरिंग मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा, यानी पैसेज के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपसे पैराजंबल्स पूछा जाता है। गाइस, व्हाट इज पैराजंबल्स? पैराजंबल्स क्या होता है कि आपको एक बहुत बड़ा नहीं, जो इतना सा एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको जंबल्ड कर दिया जाएगा, यानी जिसके ऑर्डर को कोहेरेंटली आपको करना
और निकालना है, बट वो एक्चुअली जम्बल्ड होगा। जम्बल्ड मीन्स वो ऊपर नीचे सेंटेंसेस कर दिए जाएंगे और आपको उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी देखते हुए उस पैराजम्बल्स को ठीक करना होगा, राइट। तो जब आप उस पैराजम्बल को ठीक करोगे, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं पैराजम्बल्स की, कि फर्स्ट सेंटेंस किस तरह से पकड़ा जाता है, किस तरह से हम समझेंगे कि ये लास्ट सेंटेंस है, और किस तरह से हम ये समझेंगे कि इस सेंटेंस के बाद ये आएगा, जिसको हम टेक्निकल टर्म के अंदर मैंडेटरी पेयर कहते हैं, कि ये मैंडेटरी पेयर है कि ए के बाद तो डी ही आना है, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन देखेंगे कि ए और डी का ऑप्शन कहीं पर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से के पैसेजेस को हमें सॉल्व करना है। लेकिन कुछ एग्जाम में आपका पैसेज, आईपीमैट के कुछ एग्जाम में, लेके आईपीमैट इंदौर, तो उसके एग्जाम में क्या होता है कि वो आपको ऑप्शन नहीं देता, वो आपसे टीटा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, टाइप इन आंसर। तो टाइप इन द आंसर के अंदर टीटा क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको वो पूरा क्वेश्चन दे देगा और पूरा पैराजम्बल्ड आपको दे दिया जाएगा, और वो सेंटेंसेस जम्बल्ड होंगे, वो सेंटेंसेस अपनी खुद की सही सीक्वेंस में नहीं होंगे, और आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा कि ये एक सीक्वेंस है। अगर आपने इधर से उधर भी सीक्वेंस को उससे बिगाड़ दिया तो होगा क्या, वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि इस तरह के यानी टीटा क्वेश्चन में, आईपीमैट में जब टीटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप लेकिन अगर उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उसे पहले अटेम्प्ट करने चले जाएं, कि ये सोच के कि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, इसलिए इसको हमें पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बट द थिंग इज दैट आईपीमैट के एग्जाम्स में आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम का जो सबसे बड़ा खेल है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता। अगर आपके पास टाइम अच्छा सा दे दिया जाए तो आईपीमैट का एग्जाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टाइम क्योंकि कम होता है आपके पास, लेस देन 1 मिनट या लेस देन या 1 मिनट ही होता है एक क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको किस तरह से करें। क्योंकि पैराजम्बल जो आपको उस तरह के टीटा वाले दिए जाएंगे जहां पर आपको पूरी सीक्वेंस बनाकर लिखनी होगी, उस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है वो एक क्वेश्चन आपको 10-15 मिनट खत्म कर दे, और 10-15 मिनट खत्म करने का मतलब समझ रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम रह जाएगा और आप सारा का सारा टाइम वेस्ट अपना पैराजम्बल पर कर देंगे। सो आई सजेस्ट कि पैराजम्बल्स को करना चाहिए, लेकिन एट द एंड जब सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लें तब आप पैराजम्बल करें, लेकिन वो टीटा वाले। अगर पैराजम्बल कुछ इस तरह से पूछे जा रहे हैं जिसमें वो ABCD या CDBA या इस तरह से ऑप्शन देके पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप पहले कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम भी नहीं लगता है, और उसके सही होने की जो पॉसिबिलिटी होती है या चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पैराजम्बल्स विच आर इन टीटा। तो टीटा के अंदर जो पैराजम्बल्स आते हैं वहां पर आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी के आपका क्वेश्चन गलत हो। द थिंग इज दैट गलत हो जाए वो दिक्कत नहीं है, द थिंग इज दैट आपने जो इसमें अपना टाइम कंज्यूम कर लिया है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नुकसान आपको दे सकता है आपके एग्जाम में। तो पैराजम्बल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर पैराजम्बल टीटा टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस पैराजम्बल को सबसे लास्ट में करें, जब आपके पास आप सारे क्वेश्चंस कर लें, और जब लास्ट में कुछ टाइम मिले तो जितने भी आपसे पैराजम्बल हो सकते हैं वो सारे कर लें, और इवन सारे अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, बेस्ट है। अगर कुछ नहीं है तो आप तुक्का, अगर आपको लग रहा है कि यार ये 1 मिनट में तो नहीं होगा, तो 1 मिनट में एक तुक्का ही मार दें, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी नहीं हो सकता था। नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी नहीं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप उसका डर नहीं होगा कि हाँ जी अगर मैंने तुक्का मार दिया तो मेरा गलत हो जाएगा। तो पैराजम्बल इन टीटा अगर आता है तो वो ज्यादातर जो आईपीमैट इंदौर के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसे हमें बाद में करना है। लेकिन अगर पैराजम्बल ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो उस पैराजम्बल को आप पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे के सारे आप ठीक करें, क्योंकि सारे के सारे ठीक किए जा सकते हैं। जरा हाई मतलब 100% आप पैराजम्बल को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज है जो पैराजम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पैराजम्बल्स। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद जो ब्रॉडली आपका है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग है। देखिए वोकैबुलरी जो है वो बहुत तरह से आपसे पूछी जाती है, यानी वोकैबुलरी का अपना कोई अलग से ये नहीं है कि बस इसी तरह से पूछी जा सकती है। कोई भी एग्जाम कभी भी वोकैबुलरी के पूछने का पैटर्न किसी भी ईयर, चाहे वो आईपीमैट इंदौर हो, जिपमैट हो या फिर आईपीमैट रोहतक हो, कभी भी वो अपने वोकैबुलरी का
पूछने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर फ्री टू आस्क द वोकैबुलरी वट एवर मीन्स दे वॉन्ट। तो वो कुछ भी चाहें, कैसे भी चाहें, वो जिस तरह से चाहें वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब नॉर्मली जो एग्जाम में पूछा जाता है वोकैबुलरी का तरीका, यानी किस तरह के क्वेश्चंस वोकैबुलरी के थ्रू पूछे जाते हैं, तो मैं बात बताऊं, ये तो बहुत पुराना तरीका है कि वो आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछेंगे। अब सिनोनिम और एंटोनिम में मैं आपको बता दूं कि जब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपसे पूछे जाए तो ये दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर मीनिंग, पर्टिकुलर वोकैबुलरी का आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे एग्जामिनर, जब एक अच्छा एग्जामिनर एग्जाम को सेट करता है तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करता है कि वो डायरेक्ट आपसे पूछे, बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो तरीके से पूछते हैं और वोकैबुलरी को जो है ना कहाँ रख के पूछते हैं, वो सेंटेंस में रख के पूछते हैं। तो सेंटेंस को कंटेक्चुअलाइज करके आप उसका आंसर गेस कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप पता कर सकते हैं कि सही आंसर कौन है। तो वो सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, वो आपको अलग से भी दिया जा सकता है, यानी डायरेक्टली भी। डायरेक्टली में यह है कि अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, और अगर याद नहीं है तो आप उसे छोड़कर आए, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग के अंदर मार्क्स घट सकते हैं अगर आपको कोई आइडिया नहीं है उस वोकैब से। और अगर कंटेक्चुअलाइजेशन यानी सेंटेंस के अंदर दे रखी है तो जरूर उसको अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि उसको ठीक करने की, मतलब वो पूरा क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और कंटेक्चुअलाइजेशन भी उसकी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी पूछने का एक और तरीका है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको वो पूरा एक फ्रेम करके देंगे सेंटेंस, दैट अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, फिर आपको वो ऑप्शंस दे देंगे, दैट इज थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक और समथिंग एल्स, पेडेंटिक, कुछ भी आपको दे दिया जा सकता है। बट द थिंग इज दैट एक लंबी सी लाइन होगी, एक लंबी सी मीनिंग होगी, उसको आपको वो एक और उल्टा भी कर सकते हैं कि वो एक वर्ड दे देंगे और फिर एक्सप्लेनेशन कर देंगे वो ऑप्शंस के अंदर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो रूट वर्ड के क्वेश्चन से ज्यादा आता है, ठीक है। अब ये रूट वर्ड क्या है, ये आप क्लासेस के अंदर जब वोकैबुलरी की क्लासेस होंगी वहां पर इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक तरीका है वोकैबुलरी पूछने का। इसके अलावा वोकैबुलरी जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा आपसे पूछी जा सकती है होमोफोन्स, ठीक है। अब ये होमोफोन्स क्या होता है, बेसिकली होमोफोन्स होते हैं कि दो आपको वोकैबुलरी दी जाएंगी जो साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन उसकी जो होती है वो सेम होती है, बट देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इट, यानी उसके मीनिंग अलग होते हैं। कई बार स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन कई बार स्पेलिंग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहलाते हैं होमोफोन्स। ये आपके क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको फ्रेम किए जा सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो आते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अभी मैंने सुबह ही एडिटोरियल में पढ़ाया है कि एक वर्ड है आपका कंपेयर और एक वर्ड है कंपेयर। तो ये दो, कंपेयर का मतलब आप सभी को पता है कि कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब होता है किसी शो को होस्ट करने वाला या किसी सेरेमनी या किसी चर्च में होने वाली किसी पार्टी को होस्ट करने वाले को भी कंपेयर किया जाए, कंपेयर कहा जाता है। तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये अपने आप में, एक वर्ड होता है एमिनेंट और एक वर्ड होता है इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत रिनाउंड एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो। इमिनेंट इसी के ऑन दी अदर हैंड, इमिनेंट का मतलब होता है जो होने वाला हो, यानी अबाउट टू हैपन। इमिनेंट का वर्ड जो है वो इमीडिएटली से एक्चुअली बना है। तो इस तरह के एमिनेंट, इमिनेंट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है या वोकैबुलरी है, इस वोकैबुलरी को होमोफोन कहा जाता है, ठीक है। तो होमोफोन के थ्रू भी आपसे वोकैबुलरी पूछी जा सकती है, तो आप इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। स्पेलिंग, देखिए आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाएगी और खास करके उन वर्ड की स्पेलिंग पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर अगर मैं बात बताऊं तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि स्पेलिंग को आपको किस तरह से करना है, लेकिन किस तरह की वोकैबुलरी स्पेलिंग में पूछी जाती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे जहां पर 2 या 3 वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे एक वर्ड आ गया नेसेसरी, एक वर्ड आ गया एकोमोडेशन, एक वर्ड आ गया कमेटी,
ठीक है, तो ये वर्ड जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि इसमें डबल सी आएगा, डबल एम आएगा, ठीक है, डबल टी आएगा, वट एवर। तो ये सारे के सारे जो आपके वर्ड हैं, वोकैबुलरी हैं, ये सबको मैंने इकट्ठा कर रखा है और इस पेड कोर्स में आपको वो मैं पढ़ाऊंगा और उसी में से आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है कनोजर, कनोजर यानी जो काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट बंदा होता है किसी चीज के अंदर, उसकी स्पेलिंग आपसे पूछ लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है और उसकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की वोकैबुलरी वो आपसे हमेशा पूछेगा व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, स्पेलिंग, और फिर इसके बाद आता है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, देखिए इडियम एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात कहूं तो इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब इडियम एंड फ्रेजेस को याद करने की ट्रिक क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस को हम किस तरह से कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में रख के भी आपसे पूछते हैं और कई बार आपको डायरेक्टली भी इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस का अगर मैं एक 2 मिनट के लिए एक ट्रिक बताऊं करने के लिए, तो याद रखिए ये हमेशा फिगरेटिव मीनिंग देता है, या फिर आप कह दें इडियोमैटिक मीनिंग देता है, ये लिटरल मीनिंग नहीं देगा। देखिए जैसे मैंने एक वो बोला कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, तो इसमें आर्म और लेग के बारे में बात हो रही है। तो अगर किसी ऑप्शन में आर्म एंड लेग रिपीट हो गया है वर्ड, तो बस समझ लीजिए वो आंसर नहीं हो सकता। यानी कभी भी इडियम एंड फ्रेजेस के लिटरल आंसर नहीं होते हैं, बल्कि उनके आंसर हमेशा कुछ और होते हैं, फिगरेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी में बताऊं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर आप इसको मीन आउट करेंगे और इसका सही मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट there is it has nothing, it has got nothing to do with monkey and ginger. The author or the speaker wants to convey something else, वो कुछ और बताना चाहता है through these objects, वो इन instruments का इस्तेमाल कर रहा है like monkey and ginger, but he actually wants to convey something else that he actually and literally spoke. तो इडियम एंड फ्रेजेस कभी भी आपके सामने आए तो उन ऑप्शंस को आप जरूर एलिमिनेट कर देना जो ऑप्शन क्या हो, जो ऑप्शन लिटरल हो, जो फिगरेटिव ना हो, जो इडियोमैटिक ना हो, तो आपको इसको देखना होगा। राइट, तो इडियम एंड फ्रेजेस भी एक वोकैबुलरी का ही पार्ट है, उसी के अंदर आता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए फ्रेजल वर्ब। ये मान के चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आईपी मैट का कोई सा भी एग्जाम तैयार किया ही नहीं जा सकता। वर्बल एबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू वर्बल एबिलिटी, तो ये बात मानकर चलिए कि बिना फ्रेजल वर्ब के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं है और अगर आप फ्रेजल वर्ब्स पे आपकी कमांड नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप आईपी मैट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ने वाले हो। क्योंकि ये मान के चलिए कम से कम अगर आप कम से कम भी बात करो, क्योंकि वोकैबुलरी कितना बड़ा पार्ट है, उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी आप वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, होमोफोन्स भी हैं, स्पेलिंग्स भी हैं, ठीक है, उसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, उसमें आपका सिनोनिम एंड एंटोनिम भी है, उसमें फ्रेजल वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है। इफ आई टेल यू दैट 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम में वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कितने चीजें हो गई कि वोकैबुलरी में हमें कितनी चीजें पढ़नी है, दैट इज एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, स्पेलिंग, इडियम एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। राइट, होप आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें, ये क्लियर हो रहा होगा सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रामर, ग्रामर विद लॉजिक। देखिए लेट मी जस्ट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कि ग्रामर, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर के आईपी मैट में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरह से आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एक सेंटेंस यानी एक क्वेश्चन तो इसी तरह से आएगा, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
ओके, या आपका इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्पॉट द एरर। ठीक है, स्पॉट द एरर्स, या फिर आपको ये भी बोझा इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पॉट द एरर, या फिर अगर मैं सेंटेंस करेक्शन की बात कहूं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कहूं, तो मैं आपको बता देता हूं। सेंटेंस करेक्शन में क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर वही सेंटेंस जो है वो ऑप्शंस के अंदर 4 बार लिखा जाएगा, और इन 4 बार में हो सकता है एक बार वो बिल्कुल सही लिखा जाए, यानी अगर उसके अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो सेंटेंस आप चूज कर लेंगे कि कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, और दूसरा सेंटेंस फिर कुछ और लिखा जाएगा, तीसरा सेंटेंस फिर कुछ और लिखा जाएगा, चौथा सेंटेंस फिर कुछ और लिखा जाएगा। तो इस तरह से 4 सेंटेंसेस आपके सामने होंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्रामेटिकली एंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश यूजेज कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन सही होगा। आपको ग्रामेटिकली भी देखना पड़ेगा, और जर्नल इंग्लिश यूजेज के हिसाब से भी, यानी कॉमन सेंस के हिसाब से भी आपको उस सेंटेंस को चूज करना होगा, राइट। इसके अलावा आपका एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी जिसमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, और उसके अंदर कुछ वर्ड या कुछ एक फ्रेज या कुछ एक क्लॉज जो है वो अंडरलाइन कर दी जाएगी। उसी अंडरलाइन क्लॉज को फिर वो ऑप्शंस में दिया जाएगा, एंड देन जब वो ऑप्शंस में दिया जाएगा तो आपको उसे इंप्रूव्ड वन यानी बेस्ट वन, जो सबसे अच्छी या सही या लॉजिकल होगी ग्रामेटिकली एंड सेंसिबली, आप उस ऑप्शन को चूज करके उसका आंसर सही कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर क्या होगा, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा जो 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा या 5 हिस्सों में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर आपको ये देखना है और बताना है कि किस हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, अगर किसी भी हिस्से में ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो एक हिस्सा नो एरर का भी आपको दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो। अगर ऐसा है कि नो एरर का भी ऑप्शन दिया जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि हो सकता है सेंटेंस सही भी हो, लेकिन अगर नो एरर का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नो एरर का क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको ये है कि एरर तो आपको निकालनी ही निकालनी है। लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू दैट नो एरर इज ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल, देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट दैट के हो सकता है जो मुझे लग रहा हो वो गलत ना हो और पूरा सेंटेंस आपका सही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये स्पॉट द एरर होगा। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्या, एक सेकंड, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्या फिल इन द ब्लैंक के अंदर, यानी आपको एक गैप दिया जाएगा, उस गैप में आपको हो सकता है वो आपसे वर्ब पूछ ले कि कौन सी वर्ब इसके अंदर आएगी। ठीक है, और या कौन सा कंजंक्शन इसमें आएगा, या कौन सी प्रेपोजिशन इसके अंदर आएगी। ठीक है, या कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर आएगी, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी पूछ सकता है, विच एवर रिलेट्स टू ग्रामर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ग्रामर आपका पूरा होगा। तो ये मेनली 4 चीजें तो हैं जो हमें बिल्कुल करके जानी है। कि फर्स्ट वन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो इस हिसाब से लिख रखी है। पैराजंबल एक ही टॉपिक है, अगर इसे अच्छे से करके जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही कर पाओगे, राइट। और इसी तरह से उसके बाद वोकैबुलरी, भाई वोकैबुलरी से तो पीछा छुड़ाया जा ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर आप वोकैबुलरीज के पीछा नहीं छुड़ा सकते, यू हैव टू डू इट। ठीक, इसके बाद आपका आता है ग्रामर। ग्रामर से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए 4 से 5 या 5 से 6 आपके क्वेश्चंस ग्रामर से भी आ सकते हैं, तो ग्रामर को भी आपको पढ़ना ही होगा, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपको आई गेस समझ में आ रही होगी। ओके, कितने दिन लग सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ब्रॉडली बात करूं कि कितने दिन लग सकते हैं कि हम इसकी तैयारी करनी शुरू करें, और क्या मतलब टाइमलाइन हो सकती है। तो किसी भी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए 50 दिन दे दें, तो 50 दिन के अंदर अगर आप कम से कम एक पैसेज रोज सॉल्व करें, ठीक है, और उसके बाद उसका एनालिसिस करें, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद अपने मेंटोर से यानी मुझसे आके डिस्कशन करें कि सर ये आंसर गलत क्यों था,
ये आंसर जो मैंने लगाया था क्या सोचकर लगाया था, ठीक है, जो ऑथर ने या फिर आप कह सकते हैं कि जो बुकलेट के अंदर जो आंसर की है वो किस हिसाब से आई है, ये सारा का सारा डिस्कशन आप अपने मेंटर से करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा पैसेज उठाएंगे। तो अगर आप ऐसा सिर्फ 50 दिन भी करोगे हमारे साथ, यानी 50 पैसेजेस भी अगर इस तरह से करोगे, तो आपके जो पैसेज है वो 100% सिक्योर हो जाएगा और उसको चैलेंज करने वाला खुद आईपी मैट 2026 इंदौर या जेपमैट या रोहतक कोई भी नहीं होगा। आप सभी को मात दे रहे होंगे अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक, ये जो आपने कोर्स ले रखा है ये तो यही है, और एक हमारा एडिटोरियल का भी शुरू होता है, एडिटोरियल का भी चलता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें सारे रीडिंग स्किल्स, पैराजम्बल सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो एक साथ आप उसे भी देख सकते हैं और ये तो हमारे यहाँ पे चीजें चलेंगी। वोकैबुलरी बिल्डिंग इन 50 डेज, देखिए वोकैबुलरी जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 100% तो आप कभी भी वोकैबुलरी को कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आप परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि इवन शशि थरूर इज नॉट एबल टू आंसर द इंग्लिश नट, यानी एक यूट्यूबर है जो इंग्लिश पर वीडियोस बनाते हैं, तो वो उनका भी वो कई बार देखा कि आंसर्स नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें जो वो नहीं कर पाए या नहीं बताए, बहुत सारी वोकैबुलरी का जवाब वो नहीं दे पाए, ही गॉट एक्चुअली शॉक्ड, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये वाली वोकैबुलरी भी है, व्हेन शशि थरूर सेज लाइक दैट हु द हेल वी आर, तो हम है क्या। तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हम परफेक्शन पर तो नहीं पहुंच सकते, बट वी कैन गो टू द परफेक्शन, हम परफेक्शन के टूवर्ड्स में जा सकते हैं, परफेक्शन की डायरेक्शन में जा सकते हैं, दैट्स व्हाट वी कैन डू इन वोकैबुलरी। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि पूरे 50 दिन अपने डिवोट वोकैबुलरी को करा जाए और उसको बिल्ड किया जाए किसी तरह से, ताकि हमारी वर्बल एबिलिटी हर तरह से इंप्रूव हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी जो है वो आपके रीडिंग के साथ, यानी जब आप पैसेज रीड करोगे और वोकैबुलरी पढ़ोगे, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जो है वो वोकैबुलरी बेहद स्ट्रांग हो जाएगी। व्हेन यू गो, कहीं पे भी जाइए, जिन लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो आपको बस यही कहेंगे कि दे एक्चुअली रेड बुक्स, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, किताबों को समझा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको करनी है, किताबें पढ़नी है, किताबें कौन सी पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको रोज पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नॉवेल्स हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, कौन कौन से अखबार हैं यानी न्यूज़पेपर है, कौन कौन से आर्टिकल है, किस टाइप का आर्टिकल है जो आपको पढ़ने चाहिए, वो सारी के सारा डिस्कशन हम वोकैबुलरी के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। और 50 दिन में ही आपकी ग्रामर ठीक होगी। देखिए ग्रामर की बात ऐसी है, हालांकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे हो सकता है कि कम पूछे जाएं, लेकिन अगर आप ग्रामर को पूरी तरह से नहीं पढ़ोगे तो वो 5-6 क्वेश्चन भी आपके नहीं हो पाएंगे, और 5-6 क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए कि वर्बल एबिलिटी का जो है वो आपको 100% करना है। मैं तो कभी ये मान के ही नहीं चलता कि कोई 99% भी करे, मैं तो यही प्लान बना के चलूंगा कि आप फुल स्कोर लाएं, किसके अंदर, अपना वर्बल एबिलिटी के अंदर, और उसके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब पैसेजेस के जॉनरे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप पैसेजेस करोगे तो पैसेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, ठीक है। तो पैसेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं और वो हम करते भी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पैसेजेस कहां कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसेज एक तरह से आ गया है, क्योंकि बहुत सारे जॉनराज होते हैं जिसके अंदर से पैसेज पूछा जाता है। तो वो जॉनरे कौन से हैं, हर जॉनरे से पढ़ने को हम क्या कहते हैं, हर जॉनरे से पढ़ने को हम एक्लेक्टिक रीडिंग कहते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते रहें, आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते रहें, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते रहें और दूसरे जॉनरे के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आईपी मैट इंदौर की बात करोगे तो 3 पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, तीनों अलग अलग जॉनरे से होंगे, ठीक है। तो को हो सकता है कोई आपका फिलॉसफी से हो जाए, हो सकता है आपका कोई इकोनॉमिक्स से हो जाए, हो सकता है कोई पैसेज आपका नेचुरल साइंस से आए, हो सकता है कोई पैसेज आपका टेक्नोलॉजी से आए। तो ये सारे के सारे आपको रीडिंग करनी होगी, सारी की सारी चीजें आपको देखनी होंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़कर चले जाएं, आप इसको करके बिना मतलब आप एक ही तरह की रीडिंग करे जाएं, तो होता है कि एक तरह की रीडिंग करने से आपका कभी भी भला नहीं होगा, ठीक है।
कभी भी भला नहीं होगा। तो आपको एक्लेक्टिक रीडिंग करनी है, आपको हर जॉनरे से पढ़ना है, एटलीस्ट बेसिक चीजें तो वहां से आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैराजंबल्स जो हैं वो दो तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो विद ऑप्शंस तो बहुत ही इजी होते हैं, यानी इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, इजी, और आप इस पर 100% स्कोर्स कर सकते हो। और अब मैं इसे ये भी कहूंगा कि नेवर स्किप, आप इसे स्किप भी नहीं करेंगे, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पैराजंबल्स विदाउट ऑप्शंस, ये हार्ड होते हैं, मैं ये कहूंगा, ठीक है। और व्हेन टाइम लेफ्ट, जब टाइम बच जाए इन क्वेश्चंस को आप जब ही करेंगे। इससे पहले अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो हो सकता है आप अपना पूरा एग्जाम खराब कर लें, ठीक है। हार्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग ज्यादा होगी, तो जितना टाइम बचेगा उतना। अब क्योंकि इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों की स्ट्रैटेजी बता दी है, पैराजंबल्स विद ऑप्शंस कैसे करने हैं। और हमेशा मैं तो ये कहूंगा जब आप मेरे से पढ़ोगे तो पैराजंबल विद ऑप्शंस कभी गलत हो ही नहीं सकता। पैराजंबल विदाउट ऑप्शंस जो है वो ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका अप्रोच ही अलग है बिल्कुल, उसको किस तरह से डील करना है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या होती है, और पैराजंबल में भी आर्ग्यूमेंट होता है, उसे कैसे किस तरह से समझना है, वो सारी की चीजें आपको समझनी होंगी, तब आप जाके इस टाइप का पैराजंबल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, वोकैबुलरी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिनोनिम्स हो सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, फॉरेन वर्ड्स भी इवन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं वोकैबुलरी में, उनके पास कोई वो नहीं है। आप इवन कई बार आपको हो सकता है वो फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे पूछ लें। वैसे तो पोएटिक डिवाइस है, ग्रामर का डायरेक्टली उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट यस पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ग्रामर के अंदर जो ब्रॉडली हमारे पास टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, और भैया आपका और क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब जो 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, कंजंक्शंस, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल बाय द वे नहीं होता पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बट यस स्टिल टेंसेस आपको पढ़ने ही पढ़ने, बिना टेंसेस के आप कोई मतलब बहुत सारी मतलब बेसिक है बिल्कुल, टेंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं से भी उठाकर टेंस से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तो आप इसे स्किप कर ही नहीं सकते। मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म जो है ये ज्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा जो एग्जामिनर है वो थोड़ा इसे पसंद करते हैं। पैरेललिज्म क्या है, मॉडिफायर्स क्या है, ये भी ग्रामर का ही हिस्सा है, और इसको हम किस तरह से डील करेंगे वो भी हम डिस्कशन में हम इस कोर्स में करने वाले होंगे। चलिए, आप सभी बच्चे इस कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाएं, आप स्कैन कर लीजिए इसे, ठीक है, आपके सामने है, और जो आपके डिस्कशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमसे आके डिस्कस कीजिए, देन विल कम टू नो। तो ये इंडक्शन आपकी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, क्या आपको अप्रोच समझ में आई हो, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस इंडक्शन क्लास के अंदर, ओरिएंटेशन क्लास के अंदर आई होप आपको समझ में आई हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।